Good morning, dear students. So, in today's lecture, we will study about the topic creep of concrete. So, now let us understand what is this creep. First of all, let us have a look at the definition. So, it is the time dependent deformation which takes place in a concrete member if it is subjected to sustained loading over a long period of time. Now, what do you mean by this? So, basically, we have studied that suppose कोई भी structure है which is made up of concrete, तो जैसे ही आप उस पर कोई लोडिंग दोगे तो सडनली उस पर एक डिफॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली स्ट्रेन कहते हैं, राइट। तो जैसे ही किसी भी स्ट्रक्चर पे स्ट्रेस लगता है तो उस स्ट्रेस का क्या रिजल्ट होता है, उसमें कोई स्ट्रेन आता है उस मेंबर में, राइट। तो क्रीप ही एक टाइप का स्ट्रेन है, लेकिन इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट इट इज अ टाइम डिपेंडेंट फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की ये जो क्रीप है ये टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होता है एंड इट टेक्स प्लेस ड्यू टू अ सस्टेन लोडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये आपका एक कॉन्क्रीट का बीम है, राइट। जैसे ही आपने इसमें स्ट्रेस लगाया, कोई लोडिंग लगाई आपने इसमें ऊपर से, राइट, तो इसमें इमीडिएटली कुछ एक डिफॉर्मेशन होगा, राइट। तो उस डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। सपोज ये हम स्ट्रेन और ये टाइम के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करें, तो ये जो टाइम के साथ एकदम से जो डिफॉर्मेशन होगा इनिशियली, इसको हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट। तो ये कौन सा डिफॉर्मेशन है, वो डिफॉर्मेशन है जो कि जैसे ही हमने उस स्ट्रक्चर पे लोडिंग लगाई वैसे ही कुछ जो एक पार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन हुआ उसको कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लेकिन क्या होगा, सस्टेन लोडिंग मतलब एक कांस्टेंट लोडिंग। तो कांस्टेंट लोडिंग का एग्जांपल होता है जैसे कि आपका डेड लोड हो गया। डेड लोड मींस जो भी स्ट्रक्चर है उसका अपना जो कुछ वेट होगा, राइट। जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया सपोज कॉन्क्रीट का, तो कॉन्क्रीट का जितना भी स्ट्रक्चर बना है उसका अपना खुद का एक वेट होगा जिसको कि हम डेड लोड कहते हैं। मतलब ये कांस्टेंट रहेगा ओवर द इंटायर जब तक वो स्ट्रक्चर है। वेर एज लाइव लोड होता है जैसे कि उस स्ट्रक्चर के ऊपर सपोज कोई पर्सन वॉक कर रहा है तो वो लाइव लोड हो गया, मतलब दैट इज बीइंग चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो ये डेड लोड होता है यानी कांस्टेंट लोड होता है जो सेम रहेगा थ्रू आउट द स्पैन ऑफ टाइम। इस टाइप के लोड की वजह से आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इनिशियली नहीं, जैसे ही लोड लगा वैसे ही नहीं, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो डिफॉर्मेशन किसी भी स्ट्रक्चर में होता है उसको हम बेसिकली क्रीप कहते हैं। तो अगर आप ग्राफ में देखें तो क्रीप आपका कुछ इस तरीके से रहता है, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर क्रीप। ये जो हमें दिख रहा है दिस पोर्शन इज क्रीप। तो जो ये वाला डिफॉर्मेशन है जो आफ्टर अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ टाइम हो रहा है उसको हम कहते हैं क्रीप। सो क्रीप की डेफिनेशन अगेन, इट इज अ टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन बिकॉज ये आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है, जो कि होता है किस वजह से, अगर एक सस्टेन लोडिंग स्ट्रक्चर में है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। नाउ क्रीप देखा जाए तो जनरली हर मटेरियल में क्रीप होता है, राइट। बट जो कॉन्क्रीट में क्रीप होता है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, दैट इज वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट इट बिकॉज जनरली हर मटेरियल में क्रीप होता है, लेकिन कॉन्क्रीट का जो क्रीप का अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए डिजाइनिंग के एस्पेक्ट में हमको इस क्रीप को कंसिडर करना होता है। सो दैट इज वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट दिस क्रीप। Creep की second definition we can see here. It may also be defined as the increase in strain under constant stress. सेम अगेन, मतलब इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्ट्रेस हमारा कांस्टेंट है, राइट। तो अंडर अ कांस्टेंट स्ट्रेस जो स्ट्रेन में इंक्रीज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको हम कहते हैं क्रीप। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ क्रीप, राइट। नाउ लेट अस नो दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फेनोमेनन। हमने पढ़ तो लिया दैट द क्रीप क्या है, एक टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है जो सस्टेन लोडिंग के रहते हुए होता है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे बेसिकली रीजन क्या होता है कि आपने देखा है कॉन्क्रीट इज मेड अप ऑफ मेन इंग्रेडिएंट है, उसमें क्या होते हैं आपके सीमेंट होते हैं, राइट। देन क्या होते हैं एग्रीगेट्स, राइट। ये जो मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट एंड एग्रीगेट्स। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स में देखा जाए तो एग्रीगेट्स जो है दे इफेक्ट क्रीप अप टू अ लेसर एक्सटेंट, बट जो मेजर रीजन है बिहाइंड द क्रीप प्रोसेस वो होता है सीमेंट पेस्ट जनरली। तो वी हैव स्टडीड दैट whenever the hydration of cement takes place there are two products which are formed which are CSH gel and your calcium hydroxide। हाइड्रेशन के प्रोसेस में ये दो आपके
मटेरियल्स प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, राइट। अब ये CSH जेल हमने पढ़ा था कि ये जेल क्या करता है, जनरली जो अनहाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट होगा, बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट द सीमेंट हाइड्रेशन प्रोसेस टेक्स अप टू अ लॉन्ग टाइम। इन एकदम से जैसे ही आप वाटर मिक्स करते हैं, हाइड्रेशन एकदम कंप्लीट नहीं हो जाता। हमने पढ़ा है कि कुछ बोगीज कंपाउंड जैसे कि C2S दे टेक अ लॉन्गर टाइम टू गेट हाइड्रेटेड। तो एज द हाइड्रेशन इज अ टाइम डिपेंडेंट फेनोमेनन जो एकदम से नहीं होता, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो अनहाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट होगा, सपोज दिस इज ये आपके अनहाइड्रेटेड सीमेंट पार्टिकल्स है, इनके और पुर आपके जेल जो ये CSH जेल फॉर्म हुआ है, ये उसके और पुर इनक्लोज हो जाता है, राइट। तो CSH जेल में आपकी कैपिलरी कैविटीज भी होंगी इस जेल में, और जेल वाटर भी होगा, राइट। तो सपोज ये एक, इसको बड़े उस पार्टिकल से बना लेते हैं, ये आपका अनहाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट है, ये दूसरा अनहाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट है, ये तीसरा अनहाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट है, इसका हाइड्रेशन मतलब ही होना है। तो इसके ओर पोर आपके क्या रहते हैं, जो CSH जेल फॉर्म हुआ है वो इसके ओर पोर इनक्लोज रहता है इस तरीके से। तो ये आपका सराउंडिंग जो जेल है, इसमें आपके जेल पोर्स रहते हैं और कैपिलरी कैविटीज रहती हैं, राइट। नाउ क्या होगा, जैसे जैसे टाइम पास होता है, ये जो अनहाइड्रेटेड सीमेंट पार्टिकल्स हैं, इनका भी हाइड्रेशन शुरू होगा। जब इनका हाइड्रेशन स्टार्ट होगा तो ये अपनी पोजीशन को रीएडजस्ट करेंगे। तो वाइल दे विल बी रीएडजस्टिंग देयर पोजीशन, तो इनके बीच में स्लाइडिंग होगी, राइट। ये इस तरीके से इनके बीच में स्लाइडिंग होगी, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो व्हेन द स्लाइडिंग विल टेक प्लेस, इस स्लाइडिंग की वजह से क्या होता है, जो सराउंडिंग जेल है इसके अंदर से आपका वाटर जो है वो बाहर आएगा, राइट। तो स्लाइडिंग की वजह से प्रेशर लगेगा और जो इसमें अंदर वाटर है वो दैट विल कम आउटसाइड। सो दिस डिफॉर्मेशन ऑफ वाटर कॉजेज द क्रीप फॉर्मेशन, राइट। तो ये जो डिफॉर्मेशन होता है वाटर का ड्यू टू द रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीमेंट पार्टिकल्स, राइट, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रीप process in the concrete, right? So this was the reason behind the creep of concrete. तो basically अगर आपसे कोई पूछे what is the reason behind the creep of concrete, तो simply the readjustment of the cement particles causes the creep deformation, right? नाउ इसके बारे में एक और चीज है दैट आपने ये तो देख लिया कि एक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस अंडर अ सस्टेन्ड लोडिंग ड्यू टू विद द पैसेज ऑफ टाइम। नाउ व्हाट विल हैपन अगर हम ये लोडिंग रिमूव कर देंगे, राइट। हमने पढ़ा कि ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और उसके बाद ये आपका क्रीप होता है। तो विद अगर आप जो है, अगर आप लोडिंग जो है उसको हटा देते हैं तो क्या होता है, तो बेसिकली जैसे ही हम लोडिंग हटाते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एकदम से रिकवर हो जाता है, राइट। तो सपोज वो ये है, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक रिकवरी, राइट। तो जैसे ही as soon as the load is removed, some amount of deformation is recovered, मतलब जो मटेरियल है, जो बॉडी है, दैट विल टेंड टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। जैसे ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी तो जो रिकवरी होगी डिफॉर्मेशन की, दैट विल बी इलास्टिक रिकवरी। देन आफ्टर दैट ऑल्सो ये जो क्रीप है, राइट, जो क्रीप फॉर्म हुआ है उसका भी कुछ परसेंट रिकवर हो जाता है, जो कि अबाउट 15% होता है। तो ऐसा माना जाता है दैट अबाउट 15% ऑफ क्रीप डिफॉर्मेशन कैन बी रिकवर्ड। तो ये जो रिकवरी होगी इसको कहते हैं क्रीप रिकवरी, राइट। तो सबसे पहले तो एकदम से जो रिकवरी होगी, रिकवरी मतलब जो डिफॉर्मेशन हुआ थोड़ा कम होगा, दैट विल बी इलास्टिक रिकवरी। उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो रिकवरी होगी क्रीप की, दैट विल बी क्रीप रिकवरी। और इसके बाद जितना बचता है ये डिफॉर्मेशन बॉडी में रह जाएगा, इसको रिकवर नहीं किया जा सकता, और दिस इज डिफाइंड एज रेसिडुअल क्रीप, राइट। तो ये आपका था कि रिकवरी कैसे होती है एज सुन एज द लोड इज रिमूव्ड। Now we'll study that what are the different factors affecting creep. So the first factor affecting the creep is aggregates, right? So basically हमने पढ़ा है जैसे कि जो creep formation जो करता है basically वो cement is mainly responsible for that, और जो aggregate हैं they directly do not cause creep, but what happens ये creep को restrain करने में help करता है, right? इससे मतलब, इसका मतलब ये है कि जो क्रीप जिसकी वजह से होता है वो जनरली सीमेंट पेस्ट होता है और एग्रीगेट्स का इसमें कुछ रोल नहीं होता। लेकिन एग्रीगेट्स का क्या रोल होता है कि जो क्रीप डिफॉर्मेशन हो रहा है, जब डिफॉर्मेशन होगा तो उसको रोकना, उस वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, एग्रीगेट्स की। सो दे हैव अ रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑन क्रीप, रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑन क्रीप, राइट। सो इसलिए एग्रीगेट जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा जो क्रीप की वैल्यू है वो कम होगी। अब कोई एग्रीगेट कितना स्ट्रांग है दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो जितनी ज्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा
उतना ही ज्यादा क्या होगी उस एग्रीगेट की स्ट्रेंथ होगी, और जितनी ज्यादा एग्रीगेट की स्ट्रेंथ होगी दैट मीन्स वो क्रीप को रिस्ट्रेन करने में उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा. सो इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट हायर द मॉड्यूलस of elasticity of aggregate, higher the modulus of elasticity of aggregate, lesser is the amount of creep, right? So इस तरीके से जो aggregate है that affects the creep, lesser is the amount of creep. Now what is the second factor which affects the creep? So the second factor is mix proportion. मिक्स प्रोपोर्शन मतलब जो हमने वाटर पेस्ट बनाया है, वाटर सीमेंट पेस्ट, वो कैसा है. सो जो आपका पुअर पेस्ट होगा, पुअर पेस्ट से यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जिसमें कि हाई वाटर सीमेंट रेशियो है, राइट, हाई वाटर सीमेंट रेशियो, तो वो हो गया आपका पुअर पेस्ट, क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा और सीमेंट कंटेंट कम है. तो जो पुअर पेस्ट होगा उसमें आपका ज्यादा अमाउंट ऑफ क्रीप होगा, बिकॉज क्या होगा, पुअरर इज द पेस्ट, लेसर इज इट्स स्ट्रेंथ. तो जितनी स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने में उतना ही वो कॉन्क्रीट कम रेजिस्ट कर पाएगा. और पेस्ट पुअर कब होगा, जब उसका वाटर सीमेंट रेशियो हाई होगा, राइट. एंड ऑब्वियसली जब वाटर कंक्रीट के अंदर ज्यादा होगा, तो हमने पढ़ा है क्योंकि द रीजन बिहाइंड क्रीप इज दैट द ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल्स, द वाटर जो हमारे कंक्रीट में वो बाहर आने की कोशिश करता है, जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी वजह से डिफॉर्मेशन होता है. तो इसलिए जितना ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो है, और इन अदर वर्ड्स पेस्ट हमारा जितना पुअर है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्रीप होगा, राइट. सो इसके ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब पुअरर द पेस्ट higher is the creep. So this was the second factor which affects the creep, that was mix proportion. Now the third and last factor which affect the creep is age. एज मतलब कितनी एज पे लोडिंग हुई है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है. तो जनरली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो क्रीप है दैट डिक्रीजेस, राइट. इनिशियली ज्यादा रहता है, और अगर टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है तो उसमें क्रीप क्या होता है, इट डिक्रीजेस विद टाइम, राइट. तो बेसिकली जो यंग जेल होता है, यंग जेल मतलब जब एज कम है किसी भी स्ट्रक्चर की, तो यंग जेल मतलब उसमें अभी अनहाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट. तो जितना ज्यादा अनहाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट है, उसका मतलब उतना ही ज्यादा रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल होगा, क्योंकि वो अनहाइड्रेटेड सीमेंट पार्टिकल्स अब हाइड्रेट होंगे. तो इसका मतलब इसीलिए हम एज फैक्टर जो पढ़ रहे हैं, जब यंग एज है मेंबर की, तो बहुत से पार्टिकल्स का हाइड्रेशन नहीं हो रहता है, और ये अनहाइड्रेटेड पार्टिकल रीस्ट्रक्चर करते हैं अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो जितना ज्यादा रीस्ट्रक्चरिंग होगी, उसी वजह से उतना ज्यादा वाटर का डिफॉर्मेशन होगा उस स्ट्रक्चर से, एंड दैट विल इंक्रीज द क्रीप. वेर एज विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमें पता है धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम हाइड्रेशन स्लोली कंप्लीट हो जाता है. तो वंस हाइड्रेशन कंप्लीट्स, तो उसके बाद ये जो रीएडजस्टमेंट है पार्टिकल्स का, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है. तो दैट इज वाई क्रीप विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता है. तो इसका जो हमने इफेक्ट देखा है एज के साथ क्रीप का, वो एक टर्म जिसे कि हम कहते हैं क्रीप कोफिशिएंट, उसके साथ देखा जाता है. तो अगर आप देखें कि एज है 7 दिन, या फिर आपका 21 डेज, या फिर आपकी एज है, सॉरी दिस इज 28 डेज, 7 डेज, 28 डेज, एंड दिस इज 1 ईयर. तो ये एज है, तो आप यहाँ पे 7 डेज में आपका क्रीप कोफिशिएंट होता है 2.2, यहाँ पे 28 दिन में होता है 1.6, 1 ईयर में होता है 1.1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज समटाइम्स बीइंग आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रीप कोफिशिएंट. आपको कोई भी दे देगा, या तो 28 दिन के लिए या 1 साल के लिए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ क्रीप का जो इफेक्ट देखा गया, वो क्रीप कोफिशिएंट से हम देखते हैं. नाउ व्हाट इज दिस क्रीप कोफिशिएंट? तो क्रीप कोफिशिएंट होता है, इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन and divided by elastic strain, राइट. तो जब हमारे पास डेटा मिसिंग होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा, तो जो हम अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन निकालते हैं वो क्रीप कोफिशिएंट की हेल्प से निकालते हैं, बिकॉज इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास रहती है. नाउ व्हाट इज दिस इलास्टिक स्ट्रेन? तो इलास्टिक स्ट्रेन मतलब जो इंस्टेंटेनियसली आपके स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन हुआ है, जैसे ही हमने लोड अप्लाई किया, मैंने बताया था एकदम से कुछ डिफॉर्मेशन होता है जिसको कि इलास्टिक स्ट्रेन भी कहते हैं. तो दिस और अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मतलब जो क्रीप की वजह से फाइनली जितना स्ट्रेन हुआ है, जो डिफॉर्मेशन हुआ है, वो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन हुआ. तो इन दोनों का जो रेशियो है, क्रीप कोफिशिएंट कहते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 दिन के टाइम पे क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू 28 डेज. तो अगर हम यहाँ पे क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल रख के अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन निकालें,
तो इलास्टिक स्ट्रेन तो किसी भी बॉडी में सेम रहेगा। सपोज एक बॉडी है, उसमें आपने लोडिंग लगाई, तो जो भी इलास्टिक स्ट्रेन होगा, सपोज एक्स इलास्टिक स्ट्रेन हुआ, तो दैट विल बी कांस्टेंट, राइट। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रीप कोफिशिएंट 7 दिन के लिए 2.2 है, तो जब आप इस एक्स को 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर एज क्रीप कोफिशिएंट 28 दिन के लिए 1.6 है, तो सेम एक्स वैल्यू को आप जब 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो you'll फाइंड आउट कि जो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन है वो 28 दिन की वैल्यू पे कम आ रहा है। सो दिस प्रूव्स दैट विद द पैसेज ऑफ एज ये जो क्रीप है इसका वैल्यू डिक्रीज होता है, राइट। तो ऑल्दो टाइम के साथ साथ क्रीप आपका होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ क्रीप का जो अमाउंट है दैट डिक्रीजेस, राइट। सो दीज वर द मेजर 3 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रीप, और इसमें आपको एक क्रीप कोफिशिएंट याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. So I hope the topic creep is clear to you. If there is any doubt, you may ask me. Thank you.